स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। फैट्स और ऑयल या लिपिड्स के हवाले से पिछले लेक्चर्स में हमने लिपिड्स को डिस्कस किया था और लिपिड्स की टाइप्स थी तीन, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और स्टेरॉइड्स। तो हम सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करते हुए आगे चल रहे थे पिछले लेक्चर में और हमने एंड ऑफ द लेक्चर तक सिंपल लिपिड्स को ही डिस्कस किया है। अभी भी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें उसकी हमने एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, सेपोनिफिकेशन है, रेसिडिफिकेशन है, उसके टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने सिंपल लिपिड्स के हवाले से डिस्कस की थी। स्टिल अभी भी हमने सिंपल लिपिड्स को कंप्लीट नहीं किया है, मजीद इसके हवाले से कुछ बातें और बाकी हैं। पहले हम उन्हें देख लेते हैं, फिर हम दूसरी और तीसरी टाइप पे चलेंगे। तो अब अगली जो चीज़ या अगला जो टॉपिक मेरे पास है बेटा वो हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रेफर किया जाता है हाइड्रोजनेशन के लिए। तो हाइड्रोजनेशन क्या है? ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड। ये बात हम जानते हैं कि ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वेयर एज फैट्स जो हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो अगर मैं ऑयल्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन पास करूं, अच्छा अनसैचुरेटेड का मतलब आप जानते हैं कि कंपाउंड्स विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उनके अंदर सलाहियत होती है कि वो मजीद चीजों को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं, मजीद चीजों को। तो ऑयल्स के हवाले से अगर बात करें तो ऑयल्स भी अनसैचुरेटेड होते हैं और वो मजीद चीजों को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें एक ऑयल है हमारे पास ट्रोलिन। इस ऑयल में अगर मैं हाइड्रोजन गैस को पास करूं, चूंकि ये अनसैचुरेटेड है यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो क्या होगा जब मैं हाइड्रोजन को पास करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट सम टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे ये इस मॉलिक्यूल में जहां जहां पर भी डबल बॉन्ड मौजूद होगा उस डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर देंगे सिंगल बॉन्ड से और वहां पर ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के नतीजे में देखो क्या होगा, यहाँ पर C17H35 आपको नजर आ रहा है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, हर मॉलिक्यूल के साथ C17H33 हो रहा है, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हर जगह ऐड हो गए, जो कि इस बात की अलामत है कि ये हाइड्रोजन एटम्स इसमें ऐड हुए हैं, क्योंकि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट तो आया नहीं है। तो ऑयल से जब हमने उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया तो स्टीयरिन नाम का एक फैट बन गया, सॉलिड फैट, ठीक है ना। तो लिक्विड ऑयल फैट्स में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, सॉलिड फैट्स में, बाय पासिंग हाइड्रोजन। जो घी हमारे पास बनता है, तो घी भी हमारे पास ऐसे ही बनता है कि हम ऑयल हासिल करते हैं और फिर उस ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी उसके अंदर हम हाइड्रोजन को पास करते हैं तो हमारे पास सॉलिड घी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं फैट्स और ऑयल की उनकी क्वालिटी और प्योरिटी के हवाले से उसकी एनालिसिस, कि हम फैट्स और ऑयल को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल की जो क्वालिटी और प्योरिटी है वो इन तीन तरीकों से चेक की जाती है। अच्छा, इन तीन तरीकों में जो शुरू के दो तरीके हैं, सेपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन नंबर, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं एज कम्पेयर टू एसिड वैल्यू, ये बहुत कम अब इस्तेमाल होता है। तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू में क्या है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू में नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH नीडेड टू कंप्लीटली सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट, यानी कि 1 ग्राम कोई भी ऑयल या फैट आप ले लें, 1 ग्राम, और उस 1 ग्राम फैट या ऑयल में आप उसका रिएक्शन करवाएं आप उसका रिएक्शन करवाएं KOH के साथ। 1 ग्राम फैट या ऑयल कोई सभी, उसका रिएक्शन आपने करवाना है KOH के साथ। अच्छा, KOH या NOH के साथ जब रिएक्शन होता है फैट्स और ऑयल का, तो हमें पता है, हम पिछले टॉपिक्स में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेपोनिफिकेशन होता है। तो यहां पर भी सेपोनिफिकेशन होगा। तो बस ये इसी चीज के दरमियान का कंपैरिजन है कि जितना KOH के मॉलिक्यूल मिलीग्राम्स आपको चाहिए होंगे 1 ग्राम किसी भी फैट या ऑयल को सेपोनिफाई करने के लिए, वो उसकी सेपोनिफिकेशन वैल्यू होगी। इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि ग्लिसरीन ट्राइपामिटेट, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 807 AMU। तो जब इसको देखा गया कि इस 807 AMU को सेपोनिफाई करने के लिए 1,68,000 मिलीग्राम चाहिए थे KOH के, ठीक है। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्राम बात करें
तो 807 AMU को अगर हम 1 मोल बात करें तो 807 ग्राम अगर मैं इस फैट या एसिड का ले लूंगा तो वो इसका 1 मोल बन जाएगा। तो बेसिकली किया क्या जाता है कि KOH की वैल्यू से 168,000 इसकी वैल्यू से जब मैं 807 को डिवाइड करूंगा, 807 किसका मॉलिक्यूलर मास है, उस सब्सटेंस का जिसका मैं फैट या ऑयल कंसीडर कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जो लिया है वो लिया है ग्लिसराइड ट्राई पामिटेट, ये लिया है मैंने ग्लिसराइड ट्राई पामिटेट। फॉर्मूला इसका आप देख सकते हैं, फिलहाल तो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है इसलिए मैं उसकी फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहा। आगे चलते हैं। खैर इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 807 ग्राम्स। तो इस 807 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, KOH की उस वैल्यू से जो इस फैट या ऑयल को, यानी इस पर्टिकुलर फैट या ऑयल को सेपोनिफाई करने के लिए चाहिए। तो कितने 1,68,000 मिलीग्राम मुझे KOH के चाहिए। तो आपने उसको किससे डिवाइड करना है, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से, जो भी आपका फैट या ऑयल हो। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 208। तो 208 will be your saponification value. 208 will be your saponification value. ठीक है। अब जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना अच्छा क्वालिटी का प्योर आपके पास आपका सोप या फैट या ऑयल होगा। इसी तरीके से दूसरा है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से फैट्स और ऑयल की क्वालिटी को भी आयोडीन नंबर की मदद से चेक करते हैं। तो आयोडीन नंबर बेसिकली करते क्या है, हम 100 ग्राम ऑयल लेते हैं। अच्छा, ये जो आयोडीन नंबर है ना, बेसिकली सिर्फ ऑयल की चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि फैट्स तो हमारे पास ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं, तो इसलिए उसके लिए यूज नहीं करते, इसको हम सिर्फ ऑयल के लिए यूज करते हैं। तो ऑयल हमने ले लेना है, कोई सा भी जो भी ऑयल हमें चेक करना है वो 100 ग्राम ले लेना है। 100 ग्राम ऑयल हम जब कोई भी लेंगे तो उसके अंदर से हम आयोडीन पास करेंगे। अब जितने ग्राम आयोडीन उस 100 ग्राम ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे आयोडीन नंबर। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जो सैचुरेटेड हमारे पास कंपाउंड होते हैं यानी कि फैट्स, उनकी जो आयोडीन नंबर की वैल्यू होती है, आयोडीन नंबर की वैल्यू होती है उनकी 0। ठीक है। अब अनसैचुरेटेड जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उनकी आयोडीन नंबर की वैल्यू यकीनन 0 तो नहीं आएगी, क्योंकि उनमें आयोडीन एब्जॉर्ब हो रही होगी, कुछ ना कुछ उनकी आयोडीन नंबर की वैल्यू आएगी। मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल जो है उसकी आयोडीन नंबर की वैल्यू, IN वैल्यू उसकी 7 से लेकर 12 के बीच में आती है। इसी तरीके से ऑलिव ऑयल जो होता है, ऑलिव ऑयल की जो आयोडीन नंबर की वैल्यू है वो 80 से लेकर 88 के बीच में आती है। तो जितना ज्यादा आयोडीन नंबर आएगा वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑयल उतना ही ज्यादा अनसैचुरेटेड है। यानी कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन ज्यादा जो है वो अनसैचुरेटेड है, तो जिसकी आयोडीन नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा। ऑलिव ऑयल की वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है 80-88 तकरीबन, तो आयोडीन नंबर इसका अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा अनसैचुरेटेड है एज कम्पेयर टू कोकोनट ऑयल। लास्ट में आता है हमारे पास एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH नीडेड टू न्यूट्रलाइज फैट, फ्री एसिड्स इन ग्राम्स ऑफ फैट और ऑयल। यानी कि कितना आपको KOH कोई बेस चाहिए। हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन होती है जब भी कोई एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो हमारे पास जो फैट्स या ऑयल होते हैं उनमें भी फैटी एसिड होता है। तो वो जो फ्री एसिड होता है फैट्स या ऑयल में, जितना ज्यादा फ्री एसिड उसके अंदर होगा उतना ज्यादा KOH की रिक्वायरमेंट होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसका मतलब वो उसकी क्वालिटी उतनी खराब है। फ्री एसिड नहीं होना चाहिए, फैटी चाहे वो फैट्स हो या फिर वो ऑयल हो, फ्री एसिड नहीं होना चाहिए। तो जितना ज्यादा फ्री एसिड होगा उतनी ज्यादा ऑटोमेटिकली KOH की रिक्वायरमेंट आएगी आपको उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए। तो इस तरीके से हम इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो याद रहे, जितना ज्यादा फ्री एसिड होगा उतना ज्यादा KOH लगेगा, जितना ज्यादा KOH लगेगा ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि आपका फैट और ऑयल की क्वालिटी या प्योरिटी अच्छी नहीं है। यानी कि अगर एक की वैल्यू किसी की, फॉर एग्जांपल किसी फैट की अगर आ रही है 10 और किसी की आ रही है 5, तो 5 ज्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू 10, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी लेवल कम होगा।
तो इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए सिंपल लिपिड्स के हवाले से, फिर हम मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने फैट्स और ऑयल के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ ली है, मतलब काफ़ी पिछला लेक्चर भी हमारा तकरीबन उसी में फैट्स और ऑयल में निकल गया। इस लेक्चर के भी शुरू की अच्छे खासी देर हमारी फैट्स और ऑयल में निकली है। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं। सिंपल लिपिड्स की दो टाइप्स थी, एक फैट्स ऑयल और दूसरा वैक्सेस। तो हमने फैट्स ऑयल को कंप्लीट कर लिया है, अब हम वैक्सेस की तरफ चल रहे हैं। तो वैक्सेस क्या है? वैक्सेस बेसिकली ईस्टर्स होते हैं। ये भी जैसे हमारे पास फैट और ऑयल ईस्टर्स होते हैं, वैसे ये भी ईस्टर्स होते हैं। लॉन्ग चेन अल्कोहल और फैटी एसिड के। अल्कोहल और फैटी एसिड हमें यानी कि ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड हमने फैट्स और ऑयल बनाने में भी लिया था। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग वही है, इतना ज्यादा नहीं है, बस फर्क क्या है कि दे आर लॉन्ग चेन। वहां पर थोड़ी सी शॉर्ट चेन भी चलेगी, यानी फैट और ऑयल में शॉर्ट चेन तक भी हो सकता है मामला, यानी कि 10, 12, 11, 8, 9 तक भी मामला चल जाता है। लेकिन वैक्स में लॉन्ग चेन ही होगी, दोनों की, अल्कोहल की भी और फैटी एसिड की भी। तो वो कितनी होगी लॉन्ग? तकरीबन 16 कार्बन या उससे ज्यादा होने चाहिए, फैटी एसिड में भी यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी और अल्कोहल में भी। अच्छा, वैक्सेस की अगर बात करें तो वैक्सेस हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक ट्रू वैक्स होती है और एक नॉन ट्रू वैक्स होती है। तो ट्रू वैक्स क्या है? सिंपल लिपिड्स। और मतलब ट्रू वैक्स बेसिकली जो जनरली कहाँ बनती है, लाइक बीज जो मक्खियां होती हैं, मक्खियां जो हनी बनाती है ना, शहद की मक्खी जो शहद बनाती है, तो वो शहद बनने से पहले वो वैक्स ही होती है, यानी कि वो वैक्स निकलती है, वो वैक्स ही शहद भी बनाता है बाय सर्टेन रिएक्शंस, और फिर उसी वैक्स की मदद से वो जो शहद की मक्खियों के अंडे वगैरह होते हैं उनकी हैचिंग और इस तरह के मामला भी होते हैं। तो बी वैक्स, उसका फॉर्मूला ये है आपके सामने। और दूसरा आता है स्पर्मेसिटिक वैक्स। ये वैक्स जो है ये बड़ी खास किस्म की वैक्स है और काफी महंगी वैक्स है। ये वेल स्पर्म सेल से वैक्स बनती है ये, और इसका इस्तेमाल भी बहुत सारे कामों में लिया जाता है और काफी महंगी वैक्स होती है स्पर्मेसिटिक वैक्स। इसका फॉर्मूला ये है, ये वेल के स्पर्म सेल से बनती है। इसी तरह से हमारे पास नॉन ट्रू वैक्सेस की अगर बात करें तो नॉन ट्रू वैक्सेस यानी कि जो कि इनडायरेक्ट मैनर में प्रोड्यूस हो रही हो, तो दे आर ईस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये जो ट्रू वैक्स हैं ये ईस्टर हैं लॉन्ग चेन अल्कोहल और फैटी एसिड, और यहाँ पर ये ईस्टर हैं कोलेस्ट्रॉल के, साथ में विटामिन ए और विटामिन डी भी शामिल होता है। विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में तफसीलन गुफ्तगू पिछले लेक्चर में की जा चुकी है आपसे, तो आगे देखते हैं। दीज वैक्स फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग। बेसिकली ये जो वैक्स है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, खुसूसन प्लांट्स के ऊपर, ताकि जो कीड़े मकोड़ों का हमला होता है प्लांट्स पर वो हमला ना हो। और जानवरों के ऊपर भी अक्सर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो जानवरों की अक्सर खाल होती है, उस खाल के ऊपर भी अगर आप हाथ लगाएं तो एक आपको चिपचिपाहट सी फील होती है। तो जो चिपचिपाहट सी फील होती है वो बेसिकली इस नॉन ट्रू वैक्स की ही वजह से होती है, क्योंकि वो जानवरों की खाल के ऊपर वैक्स आ चुकी होती है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म के बैक्टीरिया या इंसेक्ट का जो असर है उन जानवरों पर नहीं होता या अटैक नहीं होता। तो ये थी वैक्स की टाइप। इसी के साथ हमारा सिंपल लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, लिपिड्स हमने स्टार्ट किया था, लिपिड्स की 3 टाइप थी, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड और स्टीरॉइड्स। तो हम अभी तक सिंपल लिपिड्स को पढ़ रहे थे, अब हम कॉम्प्लेक्स लिपिड और स्टीरॉइड की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल इसे आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। अच्छा, हमारे पास लिपिड्स की 3 टाइप्स थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड या कॉन्जुगेट लिपिड्स एंड लास्ट में स्टीरॉइड्स। सिंपल लिपिड्स को इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास लिपिड्स की सेकंड टाइप है, दैट इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अच्छा, इसका एक नाम कॉन्जुगेट लिपिड भी है, इसे कॉन्जुगेट लिपिड भी कहा जाता है, तो ये भी नाम से बुलाया जा सकता है, इसको पेपर में देख लीजिएगा। अच्छा, these are esters of glycerol with 2 fatty acids either saturated or unsaturated and some other compounds। देखिए, जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो ईस्टर होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड, एक फैटी एसिड का, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 फैटी एसिड हैं ये या तो सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सिंपल लिपिड में एक ही अलग अलग फैटी एसिड्स तो होते हैं, लेकिन
वो एक ही ग्लिसरॉल से जुड़ रहे होते हैं। यहाँ पे दो फैटी एसिड्स अलग अलग होते हैं। एंड सम अदर कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अच्छा, अब कोई इसको मिक्स करे कि सर वो मिक्स ग्लिसराइड जो आपने पढ़ाया था बेटा वो एक अलग बात थी। यहाँ पर एक बात और भी है कि सिर्फ ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड नहीं होगा, बल्कि और क्या हो सकता है, और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, अमाइनो डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, अमाइंस भी हो सकते हैं, सल्फर डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मिक्स ग्लिसराइड जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसको इसके साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, वो अलग बात थी। उसमें मुख्तलिफ फैटी एसिड्स जुड़ सकते थे। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि फैटी एसिड्स अलग अलग हो सकते हैं और साथ ही अदर कुछ चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जिसमें एक एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखी हुई है कि ये एक मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक लिपिड है और ये एक फॉस्फोलिपिड है, मतलब ये फॉस्फोरस डेरिवेटिव है, यानी कि लिपिड है, लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखिए लिपिड के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये दो वो हैं आपके पास फैटी एसिड्स हैं। ये तो कह रहा है कि ग्लिसरॉल होगा जिसमें एक क्या हो, दो क्या होंगे, फैटी एसिड्स होंगे, वो आइदर सैचुरेट हो सकते हैं, अनसैचुरेट भी हो सकते हैं। और तीसरी जो प्लेस होगी ना वो इन डेरिवेटिव्स में से कोई होगी, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, अमाइनो डेरिवेटिव हो गया। देखो यहाँ पर भी इधर फैटी एसिड लगा हुआ है, इधर भी फैटी एसिड लगा हुआ है, एक मिनट, इधर फैटी एसिड लगा हुआ है, इधर भी फैटी एसिड लगा हुआ है, लेकिन तीसरी प्लेस पे फैटी एसिड नहीं है, तीसरी प्लेस में इनमें से कोई डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पे फॉस्फेट आइन है, यानी कि इसी वजह से इसको हम फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। अब फॉस्फोलिपिड तीन तरह की ह्यूमन बॉडीज में पाए जाते हैं, एक होता है लेसिथिन, एक होता है किफेलिन और एक होता है स्पिंगोमेलिन। जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, तमाम के तमाम फॉस्फोलिपिड्स का एक ही फंक्शन होता है कि वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। सबका, चाहे वो इन तीनों में से कोई भी हो, अलग, क्योंकि हमारी बॉडी में एक तरह का सेल तो होता नहीं है, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, तो अलग अलग तरह के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये अलग अलग तरह की सेल बाउंड्रीज बनाने में काम करते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं बेसिक जो इनका फॉर्मूला होता है वो एक ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का इनका फर्क होता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए इनके नाम अलग अलग हैं। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स लिपिड की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स लिपिड में अगर डेरिवेटिव बजाय फॉस्फोरस के कार्बोहाइड्रेट हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। अगर डेरिवेटिव फॉस्फोरस की जगह, यानी तीसरे वाली प्लेस पे फॉस्फोरस की जगह कोई प्रोटीन लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन का फंक्शन आपको प्रोटीन में भी मैंने बताया हुआ है इन डिटेल, तो वहां पर भी देख सकते हैं। तो बेसिकली जो भी तीसरी प्लेस पर डेरिवेटिव इनमें से कोई होगा और दो फैटी एसिड्स होंगे। सिंपल लिपिड्स में तीनों फैटी एसिड्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स लिपिड में दो फैटी एसिड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, और तीसरी प्लेस पे फैटी एसिड की जगह इनमें से कोई और डेरिवेटिव होता है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स लिपिड। आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। ठीक है बेटा, तीसरी और आखिरी टाइप हमारी लिपिड्स की, दैट इज स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या है, दे आर नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स विच कंटेन रिंग सिस्टम। इसका स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है तो बुक के पेज नंबर 241 पर इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां से देख लीजिएगा इसको। तो दे आर नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स। इससे पहले जो आपके पास सिंपल लिपिड्स थे और कॉम्प्लेक्स लिपिड थे, वो सैपोनिफिकेशन उनकी हो सकती है, उनको हम सैपोनिफाई कर सकते हैं। बट स्टीरॉइड्स जो हैं, तीसरी लिपिड की जो टाइप्स है, इनको हम सैपोनिफाई नहीं कर सकते, इनसे हम साबुन नहीं बना सकते। और इसी वजह से स्टीरॉइड्स के फंक्शन बहुत अलग हो जाते हैं। अक्सर और बेशतर बीमारियों में जो हमारे इलाज की जो दवाएं होती हैं, वो दवाएं बेसिकली स्टीरॉइड टैबलेट्स होती हैं। जो स्टीरॉइड टैबलेट्स होती हैं ये एक सर्टेन एनर्जी पैक सिस्टम होता है, यानी कि ये आपकी बॉडी को एकदम से बूस्ट अप कर देता है, बहुत एक हाई लेवल तक ले जाता है। लेकिन इससे एक इशू है। इशू क्या है कि अगर आपकी बॉडी को स्टीरॉइड कंजम्पशन की एक आदत पड़ जाती है कि मुसलसल आप एक्सटर्नली स्टीरॉइड ले रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी फिर बिना उन स्टीरॉइड्स के ना सर्वाइव नहीं कर सकती, आपको मुसलसल फिर उन स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली स्टीरॉइड्स बनते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को सबसे वास्ट अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो आप एक्सटर्नली स्टेरॉइड्स लेते हैं दवाओं की सूरत में, वो स्टेरॉइड्स खतरनाक हो सकते हैं अप टू सर्टेन लेवल। तो स्टेरॉइड्स के हवाले से बड़ा ख्याल रखा करें। जो हमारी एंटीबायोटिक टैबलेट्स वगैरह जो आती हैं, अक्सर ये स्टेरॉइड्स होती हैं। इवन ये जो जौहर जोशानदा जो हम पीते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का स्टेरॉइड ही है,
जो सर्टेन एकदम से हमारा नज़ला जो सही हो जाता है, इस तरह की बीमारी में हम पीते हैं ना, नज़ला जुकाम हो रहा होता है, जोहर जुकामदा पीते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो भी एक तरह का स्टीरॉयड है। तो वो स्टीरॉयड आपकी जो बॉडी है उसको एकदम से चीज़ों से कुव्वत मुदाफियत तो बढ़ा देता है, लड़ने की, वायरस और बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में जो आपकी बीमारी वाले सेल्स है उनको मार तो देता है, लेकिन कंटिन्यूस जो उसकी कंजम्पशन है ना वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उसकी कंटिन्यूस कंजम्पशन से आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, फिर आपकी बॉडी का जो नेचुरल स्टेरॉइड फॉर्मेशन है ना वो रुक जाता है और फिर आपको एक्सटर्नली लेना पड़ता है। तो वो आप एक हद तक ले सकते हैं, वो इंटरनली एक्सटर्नली जो इंटरनली जो बाहर से आप स्टीरॉइड्स लेते हैं ना, बहुत ज्यादा उसकी कंजम्पशन आपकी बॉडी को अंदर से खोखला कर देती है, यानी कि एक तरीके से आपकी बॉडी को अंदर से घुला देती है। तो स्टीरॉइड्स के हवाले से बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। 3 तरह के हमारे पास स्टेरॉइड्स हमारे कोर्स में जिनका तस्किरा है, उन तीनों के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड फाउंड वर्चुअली इन ऑल एनिमल टिश्यूज, इन ब्लड, इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉलम। कोलेस्ट्रॉल हम अक्सर और बेशतर कोलेस्ट्रॉल को मिक्स कर देते हैं विद फैट एंड ऑयल, बट कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड, इट इज नॉट अ फैट और ऑयल। हमारी बॉडी में जो चर्बी है, मतलब अगर कोई मोटा है मिसाल के तौर पे, तो वो स्टेरॉइड्स की वजह से मोटा नहीं है, वो मोटा बेसिकली फैट और ऑयल की वजह से है, फैट की वजह से है। उसकी जो बॉडी का फैट है वो अल्टीमेटली स्टेरॉइड में कन्वर्ट होता है, दैट कॉजेज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड अल्टीमेटली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल लीड्स यू टू हार्ट अटैक एंड हार्ट फेल। हार्ट अटैक और हार्ट फेल की सबसे बड़ी जो वजूहात है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपकी आर्टरीज और वेन्स को में बस जाता है, चिपक जाता है और आपके ब्लड स्ट्रीम को प्रॉपर वे में सर्कुलेट नहीं होने देता। उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से ये होता है कि आपकी ब्लड जब सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर नहीं होती तो अल्टीमेटली आप हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हो। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ बिग इशू, बट कोलेस्ट्रॉल एट टाइम हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। क्यों? देखिए कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ है, टिश्यूज में, हमारी ब्लड में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉलम में, तो इसका कोई ना कोई इस्तेमाल तो होगा ना हमारी बॉडी में। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ ये बीमार लोगों को हार्ट फेल और हार्ट अटैक डालने से मारने के लिए हमारी बॉडी में छोड़ा होगा। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है हमारी बॉडी में, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टीरॉइड है, जैसे कि तमाम स्टीरॉइड का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जीज प्रोवाइड करना। तो ये जो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या इन ब्लड सेल्स में जो स्टीरॉइड्स होते हैं बेसिकली हमें एट से टाइम पर जिस वक्त हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और हमें बस खाना या इस तरह की चीज नहीं होती, उस वक्त ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट एक सर्टेन लेवल कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी के लिए सही होता है। बहुत ज्यादा लेवल अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के लेवल से, मैंने जैसा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वेन और आर्टरीज चौक होती हैं, चौक नहीं होती, उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक कॉज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप है स्टीरॉइड की, वो कोलिक एसिड है। चोलिक एसिड कह लें, कोलिक एसिड कह लें, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन कोलिक एसिड है। कोलिक एसिड जो है वो एक एंजाइम है और ये क्या करता है? फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। हमारे बॉडी में हम तीन तरह के न्यूट्रिशन देते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे सलाइवरी ग्लैंड में मिलकर डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन जो है वो हमारे स्टमक के केमिकल्स से होता है। इसी तरीके से अगर हम फैट्स लेते हैं, हम फैट्स को खाते हैं, मिसाल के तौर पर चर्बी का इस्तेमाल होता है हमारे खाने में, तो वो जो फैट्स हैं वो हमारे लीवर में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है बाइल। वो जो बाइल लीवर का, हमारे लीवर में जो केमिकल बनता है ना बाइल, उस बाइल के जरिए वो जो फैट्स है ना, वो फैट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है या डिकम्पोज होता है। तो फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना किसकी जिम्मेदारी होती है? इनकी, कोलिक एसिड की। तो जो कोलिक एसिड्स होते हैं ये बेसिकली डेरिवेटिव्स ही होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, यानी कि ये बनते किससे हैं? कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। आप देखें कोलेस्ट्रॉल का एक फंक्शन और सामने आ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल से ही कोलिक एसिड बनता है और फिर इस कोलिक एसिड का अगर हम सोडियम सॉल्ट बना लें, जो कि हमारी बॉडी में खुद ही बनता है, हमारी बॉडी की जो नमकियात होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मुख्तलिफ तरीके के मटीरियल्स शामिल होते हैं, आयरन भी होता है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में सोडियम भी होता है और सोडियम के साथ ये कोलिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बना लेता है, यानी कि कोलिक एसिड हमारे मुख्तलिफ केमिकल से बॉडी के मिलकर सोडियम का सॉल्ट बना लेता है और वो सोडियम सॉल्ट ही बेसिकली बाइल केमिकल कहलाता है, जो कि फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। वरना अगर ये केमिकल हमारी बॉडी में ना हो तो हम फैट्स को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फैट्स को डाइजेस्ट करने का हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरी जो स्टेरॉइड की टाइप है बेटा वो प्रोगेस्टेरॉन है। और प्रोगेस्टेरॉन बेसिकली तमाम किस्म के जानवरों में और इंसानों में जो रिप्रोडक्टिव आपके ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और जो पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका, उसको डेवलप करता है, उसको ग्रो करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। यानी कि किसी भी एनिमल में, जिसमें मैं इंसानों को भी शुमार कर रहा हूँ, किसी भी एनिमल के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है वो इसी स्टेरॉइड की वजह से होती है, प्रोगेस्टेरॉन की। अदरवाइज फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रेटर्निटी हो जाती है, और इस तरह की चीजें होती हैं कि बांझपन वगैरह जो आपने सुना ही है, तो वो जो चीजें होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि आपकी बॉडी में ये जो प्रोगेस्टेरॉन नाम का स्टेरॉइड होता है ये बनना बंद हो जाता है। तो एक्सटर्नली भी इसके मेडिकेशंस आती हैं जो एक्सटर्नली बूस्टअप करती हैं प्रोगेस्टेरॉन लेवल को जानवरों में, इंसानों में। लेकिन वही बात होती है कि एक एक्सटर्नली किसी चीज को आप इंड्यूस करें अपनी बॉडी में और किसी चीज का नेचुरली बनना, दोनों में फर्क होता है। तो नेचुरली ये वो स्टेरॉइड है जो कि आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है। इसी के साथ हमारा लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।